मदरसा शिक्षा का केंद्र होता है। शिक्षा के केंद्र का एक सम्मान होता है, लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं की एक बड़ी फौज इस पाक काम का नापाक इस्तेमाल कर रही है। जहां खाली मकान दिखा नहीं कि मौलानाओं की कब्जा गैंग एक्टिव हो जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं, खाली मकान में मदरसा शुरू कर देती है। कहीं से कुछ गरीब बच्चे पकड़ कर ले आए, कहीं से एक मौलवी साहब को ही बुला लिया और फिर क्या, कब्जा किए गए मकान में मदरसा शुरू कर दिया। कट्टरपंथी मौलानाओं की इस कब्जा गैंग के निशाने पर खाली पड़ी सरकारी जमीन भी होती है। पहले सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर कब्जा किया जाता है, फिर उसमें मदरसा बनाकर उस पर पकड़ मजबूत की जाती है। मदरसा के से जुड़ा ये जो गैंग है, इस मदरसे के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं है, इस गैंग के लिए कब्जा जमाने का एक हथियार बन गया है। अवैध तरीके से कब्जाए गए मकान और जमीन पर मदरसा निर्माण का यह ट्रेंड खतरनाक है। अगर आपका भी कहीं कोई खाली पड़ा मकान है जो बंद पड़ा है, अगर जमीन का कोई भी टुकड़ा है जो किसी मोहल्ले में यूं ही खुला पड़ा हुआ है, तो सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए आप, क्योंकि इस मदरसा गैंग के निशाने पर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये कब्जा करते ही मदरसा शुरू करवा देते हैं और एक बार काम हो गया, आप दौड़ते रहिए अपने मकान से, अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए। वहां मदरसा चल रहा है, कई सारे बच्चे वहां इकट्ठा हैं, मामला धार्मिक हो गया। अब आप सख्ती कैसे करेंगे? आपकी यही लाचारी इस मदरसा गैंग का हथियार बन जाती है। इनका मकसद साफ दिखता है। पहला लक्ष्य तो आसान तरीके से संपत्ति कब्जाना है, दूसरा शासन के बुलडोजर एक्शन से बचने के लिए मदरसा की व्यवस्था को ढाल की तरह इस्तेमाल करना है। बात जब बच्चों से जुड़ जाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ जाती है, तो शासन प्रशासन को भी एक्शन के लिए लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, दो राज्यों में खास करके। जबकि सबको पता है इन दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही मुख्यमंत्री अवैध कब्जे को लेकर सख्त हैं। शिकायत मिलते ही तुरंत बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों ही राज्यों में कई सारे अवैध मदरसे बंद कराए जा चुके हैं और अवैध तरीके से बनी मस्जिदों पर बुलडोजर चल चुका है या फिर चलने वाला है। इस मदरसा गैंग की हिम्मत देखिए, इतनी सख्ती के बावजूद ये गैंग एक्टिव है। पिछले कुछ दिनों में कई सारी शिकायतें दोनों राज्यों से सामने आई, जहां खाली पड़े मकान में इस गैंग ने मदरसा बना लिया, खाली पड़ी जमीन पर मदरसा बना लिया। और सबसे हैरान करने वाला मामला तो यूपी के बरेली से सामने आया। बरेली में इन दिनों यही चर्चा है, खाली घर देखो कब्जा कर लो। न मालिक को पता, न मोहल्ले के लोगों को खबर, खाली मकान का ताला टूटा, दरी बिछी और शुरू हो गया अवैध मदरसा। मदरसा गैंग का मिशन कब्जा कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। मामला बरेली के बिशारतगंज के मोहम्मदगंज गांव का है। यहां एक घर बंद पड़ा हुआ मिला था। मकान का मालिक शहर से बाहर रहता है। कट्टरपंथियों को मौका मिल गया, खाली मकान को कब्जा कर मदरसा बना दिया। बच्चे आने लगे, मौलवी कट्टरपंथ की क्लास चलाने लगे और तो और हर जुमे के दिन बड़ी तादाद में लोग यहां नमाज के लिए भी जुटने लगे। ये मकान है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ इस घर में जो कि देखिए ताला लटका हुआ है, ये ताला लटका हुआ है, इसमें जो है अवैध रूप से नमाज पढ़ी जाती थी। ये यहाँ से हटे, फिर वो दूसरा एक हसीन मियां का घर है, अब उसमें नमाज अदा कर रही है। घर जो है इसमें भी नमाज पढ़ी, हाँ इसमें भी पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ी थी। आपको दिखाता हूँ कि ये जो है हसीन मियां का मकान है और इस मकान के अंदर जो है नमाज अदा की जा रही थी। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ चादरें बिछाई गई थी और यहाँ पर नमाज अदा की गई थी। बताया जा रहा है कि ये घर हसीन मियां का है जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ उनकी मां रहती हैं। बरेली वाले मामले को देखने से एक बात और पता चलती है, मदरसा गैंग ये मॉडस ऑपरेंडी हिंदू मोहल्लों में घुसपैठ के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। जहां उन्हें सबकी सहमति से घुसना मुश्किल लगता है, वहां वो अवैध मदरसा वाला मॉडल अपना रहे हैं। ये मॉडल यहां साफ तौर पर दिखता है। तो हिंदू मोहल्ले में लगातार जमा हो रही भीड़ ने लोगों को परेशान कर दिया, तो मामला खुला। नमाज के लिए जुटने वाली भीड़ और अवैध मदरसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस रेड करने के लिए पहुंची तो अवैध मदरसे में कई लोग नमाज पढ़ते मिले।
पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया और 3 लोग मौके से फरार हो गए। जब उनसे पुलिस ने अनुमति पत्र मांगा तो नहीं दे पाए। वैसे लोगों ने मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत तो ले ली है, वहीं पुलिस फरार हुए 3 लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है। नियम यह है कि सामूहिक नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। अगर किसी घर में या किसी और परिसर में सामूहिक नमाज के लिए लोग जुटने वाले हैं तो इसके लिए अलग से पुलिस की मंजूरी लेनी पड़ती है। बरेली वाले मामले में किसी ने भी सामूहिक नमाज के लिए लिखित परमिशन नहीं ली थी और इसी वजह से जब पुलिस ने सख्त तेवर दिखाए तो कब्जा गैंग फरार हो गया। पहले आप यहां रहने वाले हिंदुओं की शिकायत सुनिए जो इस मदरसा मॉडल के सामने आने के बाद काफी परेशान है। ये लोग जो घर खाली देखते थे उसी घर में नमाज पढ़ते थे। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, रुटिया जाते थे, भंडारा जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं, कभी नहीं। लिखित रूप में हमारे पास कागज रखा है 30 साल पहले का। ये अभी जल्दी से इन्होंने चालू करी है, पहले तो कभी नहीं पढ़ी जाती थी। अब जब हंगामा हो गया, मदरसा गैंग एक्सपोज हो गया, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया तो स्थानीय मुस्लिम भी सावधान हो गए। मदरसा गैंग की कब्जा नीति के खिलाफ खड़े हो गए। तो क्या अब सामूहिक नमाज होगी? अब सामूहिक मनाने नहीं होगी। अब ऐसी बात कर रहे हैं आप, सामूहिक गलत है तो गलत। उसने जो घर में नमाज पढ़ी वो गलत थी। हाँ गलत। अब होगा ऐसा? ना, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, बरेली में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहां मदरसा गैंग काफी एक्टिव रहा है, जो खाली पड़े घरों को निशाना बना रही है। जहां मौका मिलता है वहीं दरी बिछाकर नमाज अदा करने लगती है और फिर मकान पर कब्जा जमा लेते हैं। अभी तक आपने खाली जमीन पर मजार बनाने की बात सुनी होगी, सड़क किनारे मजार बनते देखी होगी, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद भी देखी होगी। लेकिन मदरसा गैंग का बरेली मॉडल अलग है, जहां खाली घर को ही अवैध मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है। अब आपको संभल का हाल दिखाते हैं, जहां मदरसा गैंग ने सबसे पहले खाली पड़ी सरकारी जमीन को निशाना बनाया, उस पर अवैध तरीके से मकान बना लिया और फिर उसमें मदरसा चलाना शुरू कर दिया। भले ही योगी फोर्स सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ खतरनाक तरीके से बुलडोजर अभियान चला रही है, हर दिन कहीं ना कहीं से प्रशासन के एक्शन की जानकारी ही आती रहती है। बावजूद इसके संभल के हजरत नगर गढ़ी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश की और अब जल्द ही मदरसा कमेटी और अवैध मकान के मालिक को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। अगर तय समय में अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। मदरसे का बड़ा हिस्सा और अवैध मकान बुलडोजर एक्शन की जद में आ चुके हैं और कभी भी संभल के इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर गरज सकता है। ये खाद के गड्ढे और वृक्षारोपण की भूमि है। इस पर हमने जाके आज पैमाइश की गई तो एक व्यक्ति है राशिद, उनका मकान बनाकर अवैध कब्जा है और एक कमरा मदरसे का जो है कब्जे में पाया गया है। उस पर जो है इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस तहसीलदार साहब कोर्ट से नोटिस देने के बाद जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब हम आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, वहां से भी मदरसा गैंग के एक्टिव होने की रिपोर्ट आ रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अवैध मदरसा का मामला सामने आया, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठनों का यह आरोप है दुकान के अंदर अवैध मदरसा चल रहा था। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मदरसे में शिक्षा देने वाले मौलवी का आधार कार्ड फर्जी है। मतलब मदरसे की मौलवी की पहचान संदिग्ध है, जो सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। चोरी और सीनाजोरी जैसे ही मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, कई लोग वहां पहुंचे और मौलवी से पूछताछ करने लगे। सीधे जवाब देने की बजाय मौलवी गुस्सा दिखाने लगा, हिंदू संगठनों के लोगों से बहसबाजी करने लगा, हाथापाई तक की नौबत आ गई। सीधा जवाब दो, सीधी बात कर रहा हूँ। सुन लो, 5 साल से तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का है, 10 साल की आईडी का है तुम्हारी। भाई जाहिर सी बात, हमसे सलीके से बात करते कि भाई ऐसा है, बताओ आपका क्या क्या है। तो अभी भी हिंदू समाज के लोगों की चिंता बड़ी है। उन्हें लगता है कि इस तरह से अवैध मदरसा बनाकर हिंदुओं के धार्मिक स्थल में घुसपैठ किया जा रहा है, सनातन संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन की तरफ से यह माहौल खराब करने की साजिश नहीं है तो और क्या है।
है जो पढ़ा रहा है, कई सालों से पढ़ा रहा है। ये आप एक बार दिखाना, ये मोहम्मद दानिश जी हैं, ये उनका जन्म डेट है 1991। 1991 का मतलब हाफिज जी का वीडियो आपके पास होगा भी, चेहरा भी आपके पास होगा। 1991 का मतलब है हाफिज जी 34 साल के हैं। हाफिज जी 34 साल के और हाफिज जी बिहार के हैं, लेकिन बिहार के हैं तो सत्यापन कहां से होना था? बिहार से होना था। बिहार के गृह क्षेत्र से उन्हें सत्यापन करके लाना था, लेकिन सत्यापन किस तरह का होता है? यहाँ तो सत्यापन ये होता है आधार कार्ड लाइए। उन्नाव गांव में हिंदू संगठन ने जो विवाद खड़ा किया वो यही जगह है, यही दुकान है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन की मदद से कि किस तरीके का यहाँ पर जो अंदर का माहौल है। यहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करने का कार्य करवाया जाता है। इस बीच हिंदू संगठन कितना सच कह रहा है और जो सोसाइटी है कितना सच कह रही है वो देखने वाली बात है। हालांकि इस विवाद के बीच में ये बहुत बड़ा मामला ऋषिकेश का सामने आया है। ऋषिकेश से अमित कंडियाल जी, मीडिया उत्तराखंड। अब घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। इसके बाद हिंदू संगठनों और मौलवी के समर्थकों के बीच मामले को शांत कराया गया। इस मामले में बजरंग दल ने और भी खुलासा किया। उनका दावा है कि कोर्ट के आदेश पर मदरसे को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके पीछे दुकान की आड़ में अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। मौलवी के फर्जी आधार कार्ड के मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब देखना होगा इस मामले की जांच में मदरसा गैंग के कौन कौन से खिलाड़ी बेनकाब होते हैं, कैसे उन पर लगाम लगती है। तो ये कब्जा करने वाली गैंग किस तरीके से एक्टिव है, ये प्रियंका एक नए हम कह सकते हैं कि नए तरीके का मॉडल सामने आ रहा है। और पता नहीं ऐसे कितने मॉडल उनके होंगे जो किसी भी जमीन को खाली पड़ा, खास करके हिंदू मॉडल में। आप ये देखिए, एक टारगेट इनका जो है ये कहां पर रेकी कर रहे हैं, कहां पर ढूंढ रहे हैं, जो हिंदू मोहल्ले वहां पर। मतलब किसी को पता ही नहीं है। कोई अगर माली विदेश में है, वो यहाँ पर पट्टी छोड़ गया, सरकार है, नियम है, कायदे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, मतलब उन सबसे कैसे गुजर कर मदरसा बना दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मनोज, सुन रही थी आप जब आप कह रहे थे, तो जब बरेली वाला केस भी जब आप बता रहे थे, तो पहले तो देखिए एक चीज ये समझ में नहीं आती कि कौन सी भाषा में कब्जा गैंग को समझाया जाए, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी नियम बने हुए। अगर मस्जिद बनी है ग्रुप में नमाज पढ़ने के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी खाली मकान में जाकर उस पर ग्रुप में जाके नमाज पढ़ने का, इसका मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? पहला सवाल यहाँ पे होता है। और फिर जब सरकार इस तरह की अवैध चीजों के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ जब कार्रवाई करती है, तो आप ये बोलते हैं कि एक विशेष ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। तो कैसे इन्हें समझाया जाए, वो भी ऐसे राज्यों में जहां पर सबसे ज्यादा सख्त है सरकार? वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, मुझे लगता है जल्दी समझा दिया जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ हम फिलहाल बढ़ जाते हैं। और आज की स्टोरी सिर्फ डेटिंग की नहीं है। आज की स्टोरी रिश्तों की बदलती सोच की है। आज की स्टोरी उस पीढ़ी की है जिसे अक्सर ये कहकर जज किया जाता है कि ये कमिटमेंट से भागती है, कि इन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है या फिर सच्चाई से बिल्कुल उलट है? आज की जेनजी रिश्तों से कहीं भाग नहीं रही, बल्कि वो झूठ, कंफ्यूजन और आधे अधूरे वादों से दूर जाना चाहती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जेनजी डेटिंग को लेकर नए नियम बना रही है, जहां साफ बात करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुका है। और इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे ट्रेंड से जिसका नाम है हार्ड बॉलिंग। इन दिनों लोगों की सोच और रहन सहन तेजी से बदल रहा है, और ये बदलाव सिर्फ कपड़ों, खान पान या लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव लोगों के रिश्तों में दिख रहा है। खासकर जेनजी के बीच डेटिंग अब सिर्फ इमोशन का खेल नहीं बल्कि क्लैरिटी का सवाल भी बन चुकी है। पहले रिश्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, पहले लोग समय लेते थे, चीजें समझते थे, लेकिन आज का युवा सबसे पहले ये जानना चाहता है कि सामने वाला इंसान आखिर चाहता क्या है। यही से हार्ड बॉलिंग की एंट्री हो जाती है। हार्ड बॉलिंग का मतलब है बिना घुमाए फिराए शुरुआत में ही अपनी उम्मीदें और इरादे साफ कर देना। इसमें रिश्ते की शुरुआत किसी सस्पेंस फिल्म की तरह नहीं होती है, जहां आखिरी सीन तक कुछ समझ ही ना आए। हार्ड बॉलिंग कहता है कि अगर आप किसी से डेट कर रहे हैं तो पहले दिन से ये साफ होना चाहिए कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लिव इन या सिर्फ दोस्ती, जो भी हो, साफ साफ कहा जाए। जेनजी मानती है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान झूठ से नहीं बल्कि अधूरी बातों से होता है। जब एक इंसान शादी की उम्मीद लेकर रिश्ता शुरू करता है और दूसरा उसे टाइम पास समझता है, तो सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है। हार्ड बॉलिंग इसी दर्द को रोकने की कोशिश है। ये तरीका उन लोगों को पहले ही दूर कर देता है जिनके लाइफ गोल्स आपस में मेल नहीं खाते। इसमें सामने वाले को धोखे में रखने के बजाय उसे आपकी हकीकत बताई जाती है, और यही वजह है कि हार्ड बॉलिंग को आज ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी माना जा रहा है। आज डेटिंग ऐप्स पर लोग बिना झिझक लिख रहे हैं, नो कैजुअल डेटिंग, लुकिंग फॉर मैरिज, इमोशनली अवेलेबल ओनली। पहले लोग ऐसा लिखने से डरते थे कि कहीं सामने वाला उन्हें बहुत सीरियस या बोरिंग न समझ ले, लेकिन आज इसे मैच्योरिटी समझा जाता है।
जेंजी को लगता है कि अगर करियर के लिए रिज्यूमे में सब साफ लिखा जा सकता है तो रिश्तों में क्यों नहीं, और यही आज की जेंजी की सोच है। हार्ड बॉलिंग के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह है रिश्तों से जुड़ा इमोशनल थकान। आज के समय में ब्रेकअप का दर्द सिर्फ ब्रेकअप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस सवाल तक पहुंच जाता है कि इतना वक्त लगाने के बाद भी हम एक पेज पर क्यों नहीं थे। कई बार लोग महीनों या सालों तक रिश्तों में रहते हैं और फिर अचानक उन्हें पता चलता है कि सामने वाला इंसान कभी उतना सीरियस था ही नहीं। जेंजी इस इमोशनल ड्रामे से बचना चाहती है। हार्ड बॉलिंग में शुरुआत में ही तय हो जाता है कि रिश्ता किस दिशा में जाएगा। इसमें उसने ऐसा क्यों किया, रिश्ता आखिर जा कह रहा है, जैसे सवाल बीच में नहीं आते। इससे समय की भी बचत होती है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। जेंजी को लगता है कि अगर रिश्ते की नींव साफ होती तो चाहे रिश्ता चले या ना चले, दर्द कम होगा। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स ने भी इस सोच को बढ़ावा दिया है। जब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो आप कम पर समझौता नहीं करना चाहते। जेंजी अब रिश्तों को मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस मानती है, और इसी चॉइस में क्लैरिटी सबसे जरूरी बन गई है। लेकिन जेंजी एक जैसे भी नहीं है। जहां एक तरफ हार्ड बॉलिंग जैसे ट्रेंड्स है, वहीं दूसरी तरफ डेटिंग को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले युवा भी हैं। इन्हीं में से एक ट्रेंड है लव लोडिंग। लव लोडिंग का मतलब है पार्टनर खोजने के बजाय अनुभव और कहानियां इकट्ठा करना। इसमें डेटिंग का मकसद शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं बल्कि जिंदगी के एक्सपीरियंस बढ़ाना होता है। जेंजी इसे डेटिंग फॉर द प्लॉट कहती है, यानी अगर रिश्ता चला तो ठीक, नहीं चला तो भी एक कहानी मिल गई। इस सोच में खराब डेट्स भी बेकार नहीं होती बल्कि दोस्तों को सुनाने लायक किस्से बन जाते हैं। लव लोडिंग डेटिंग को हल्का बनाता है, उसमें प्रेशर कम होता है। यहाँ परफेक्ट पार्टनर खोजने का बोझ नहीं होता, बस उस पल को जीने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर रिश्ता सिर्फ कहानी बनने के लिए होता है? क्या इस ट्रेंड में इमोशनल गहराई कहीं पीछे छूट जाती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लव लोडिंग उन लोगों के लिए ठीक है जो फिलहाल किसी सीरियस रिश्ते में आने को तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग स्थिरता चाहते हैं उनके लिए यह तरीका थकाने वाला हो सकता है। और अब बात करते हैं उन ट्रेंड्स की जो ईमानदारी और आजादी को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। रिवर्स कैट फिशिंग एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें लोग अपनी परफेक्ट इमेज बनाने की बजाय अपनी कमियां खुलकर बताते हैं। अनफिल्टर्ड फोटोज, ईमानदार बायो और अपनी कमजोरियों का जिक्र। इसका मकसद ये है कि क्या कोई इंसान मुझे मेरी खामियों के साथ स्वीकार कर सकता है। दूसरी तरफ नीटू डेटिंग यानी नो अटैचमेंट्स, टर्म्स और ऑब्लिगेशन। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, बस साथ में अच्छा समय। जेंजी का एक बड़ा हिस्सा इसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो करियर, पर्सनल ग्रोथ और मेंटल पीस को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन नीटो डेटिंग में भी खतरा है क्योंकि कई बार बिना कमिटमेंट के रिश्तों में भी दिल लग जाता है और तब दर्द थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज की कहानी का निचोड़ ये है कि जेंजी रिश्तों से भाग नहीं रही बल्कि रिश्तों को नए नियमों के साथ जी रही है। कोई हार्ड बॉलिंग के जरिए साफ बताना चाहता है, कोई लव लोडिंग के जरिए अनुभव, कोई रिवर्स कैट फिशिंग से सच्चाई और कोई नीटो डेटिंग से आजादी। सही या गलत कुछ भी नहीं है, सही वही है जो आपकी जरूरत और आपकी मानसिक स्थिति के हिसाब से हो। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आज का युवा रिश्तों में चुप्पी नहीं, बातचीत चाहता है। और जब रिश्तों की शुरुआत सच से होती है तो चाहे उनका अंजाम कुछ भी हो, इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता। यही जेंजी की आज की ताकत है। और अब तीसरी स्टोरी का विश्लेषण करते हैं। बात नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ती तनातनी ने एक बार फिर ट्रंप की विदेश नीति को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक ऐसी नीति जो एक साथ कई मोर्चों पर टकराव की तस्वीर पेश कर रही है और अमेरिका की रणनीतिक विश्वसनीयता के साथ साथ नाटो की एकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ ईरान और खामेनेई के खिलाफ संभावित औचक हमले की आहट है जो मध्य पूर्व को एक बार फिर आग के मुहाने पर ला सकती है, तो दूसरी ओर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का आक्रामक रुख अमेरिका को उसके अपने ही सहयोगियों के आमने सामने खड़ा कर चुका है। नाटो के 8 सदस्य देशों का खुला विरोध इस बात का संकेत है कि यह मामला सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और गठबंधन की बुनियादी सोच से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि टैरिफ के जरिए बनाया जा रहा दबाव क्या अमेरिका के हितों को साध पाएगा या फिर नाटो के भीतर दरार को और गहरा करेगा। आज के विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की एकतरफा रणनीति दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को किस दिशा में ले जा रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे अमेरिका और नाटो देशों के बीच ग्रीनलैंड पर जारी तनातनी का मुद्दा कैसे भारत के लिए रणनीतिक अवसर साबित हो सकता है। ग्रीनलैंड पर बढ़ती तनातनी भले ही सीधे तौर पर भारत से जुड़ी हुई न दिखे, लेकिन रणनीतिक स्तर पर इससे भारत को कई अहम लाभ मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अमेरिका नाटो टकराव से वैश्विक शक्ति संतुलन में जो अस्थिरता पैदा होगी
उसमें भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है उसके बीच भारत पहले से ही आर्कटिक काउंसिल में सक्रिय है और ग्रीनलैंड विवाद से आर्कटिक के खनिज संसाधनों, दुर्लभ अर्थ मेटल्स और नई समुद्री व्यापार रूट का महत्व और बढ़ेगा। यानी यहां भारत भविष्य की साझेदारियों के लिए खुद को प्रासंगिक बना सकता है। अब इसके अलावा अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है तो भारत के लिए यूरोप के साथ रक्षा टेक्नोलॉजी और व्यापारिक सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही अगर अमेरिका का ध्यान ईरान और ग्रीनलैंड जैसे मोर्चों पर बटा हुआ रहता है तो इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक अहमियत और बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर मौजूदा हालात भारत के लिए सीधे लाभ से ज्यादा अप्रत्यक्ष रणनीतिक अवसर नजर आते हैं, जहां वो अपनी कूटनीतिक समझ और बहुपक्षीय नीति के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी को ही कहा था कि ग्रीनलैंड को लेकर अगर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन उनके प्रस्तावित कदम का विरोध करते हैं तो वो 1 फरवरी से इन 8 अमेरिकी सहयोगी देशों पर 10% टैरिफ लागू करेंगे, जो बाद में बढ़कर 25% हो सकता है और ये टैरिफ रेट तब तक जारी रहेगा जब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जाता। अब सवाल है, आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं? इतनी तनातनी क्यों बढ़ गई है? ग्रीनलैंड में अमेरिका का क्या हित है? तो इसे समझिए। दरअसल ग्रीनलैंड पर तनातनी की मुख्य वजह उसका बढ़ता रणनीतिक और आर्थिक महत्व है, जो बदलती वैश्विक भू राजनीति से सीधे जुड़ा हुआ है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों, खासकर दुर्लभ अर्थ खनिज, तेल और गैस से समृद्ध माना जाता है। यानी ये गैस समेत तमाम जो है प्राकृतिक यहाँ पर जो संसाधन है ज्यादा है और इनकी मांग भविष्य की तकनीक और रक्षा उद्योग के लिए बहुत अहम है। और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से नए समुद्री व्यापारिक रास्ते भी खुल रहे हैं और इससे ग्रीनलैंड वैश्विक शिपिंग और सैन्य निगरानी के लिहाज से और महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका इसे चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक रणनीतिक ठिकाने के रूप में देखता है, जबकि डेनमार्क और नाटो देश इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मामला मानते हैं। अब हितों का यही टकराव ग्रीनलैंड को महज एक द्वीप नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का नया केंद्र बना रहा है और इसी कारण वहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 3 बड़े मुद्दे, जटिल मुद्दे और इंटरेस्टिंग भी मुद्दे, इनका हमने हर स्तर पर विश्लेषण किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये विश्लेषण तीनों स्टोरीज पर पसंद आया होगा। और हमारे आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताएं। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बताएं। नमस्कार।